उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। So thank you, Shiva. So I request to Salenji, you can continue session. या थैंक यू पंकज जी। और मैं शैलेंद्र उपाध्याय, ज्वेलर साथी की ओर से और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल सभी सराफा एवं स्वर्णकार व्यापारी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ज्वेलर साथी पिछले 8 वर्षों से इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे जो इंडस्ट्री के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, जितने भी गंभीर मुद्दे होते हैं, तो हम वेबिनार के माध्यम से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर आमंत्रित करके इस प्रकार से वेबिनार और सेमिनार का आयोजित करते हैं। अभी तक हमने 200 से ज़्यादा वेबिनार और 125 से ज़्यादा सेमिनार ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न विषयों पर आयोजित किए हैं। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है और आप सभी उतावले भी हैं कि जैसे कि अभी 2 दिन पहले यूनियन बजट हमारा का अनाउंसमेंट हुआ है। और इस बजट में एक सबसे इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम साधारण भाषा में सीमा शुल्क कहते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो कि हम हमारी इंडस्ट्री ने सोचा भी नहीं था, बड़ी कटौती करने को हमको इसमें प्राप्त हुई है। तो आज इस कार्यक्रम का जो मूल विषय है, जैसा कि आपने पोस्टर्स में और हमारे डिटेल्स में देखा है, ये जो बजट का ऐलान हुआ है, तो इससे हमारे सोने की कीमत में, गोल्ड की कीमत में, अन्य प्रीशियस मेटल्स की कीमत में क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ आज इस वेबिनार का चर्चा का विषय होगा कि गवर्नमेंट ने जो ये सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कम की है, उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा रही है। साथ ही साथ अब वास्तव में सोने चांदी के भाव में क्या अंतर आया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इससे आखिर हमारे ज्वेलर साथियों को इससे क्या फायदा हुआ है। साथ ही साथ आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के रूप में एज अ गेस्ट स्पीकर हमारे साथ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सीए श्री सुरेंद्र मेहता जी शामिल हैं। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कार्यक्रम के फॉर्मेलिटीज के रूप में एक छोटा सा मैं आपका परिचय भी देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इब्जा दिन में एक गोल्ड रेट ऑल ओवर इंडिया में पब्लिश करते हैं, और उसी गोल्ड को पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी, जैसे सेबी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, बैंक्स हो गया, ये इस आधार पे आगे अपने गोल्ड रेट को संचालित करते हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के गोल्ड रेट का एनालिसिस करना ये कोई आम आदमी की बात नहीं है, ना ये आम एक साधारण प्रैक्टिस है। इसके लिए पूरी देश और विदेश में जो भी परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए गोल्ड के रेट का एनालिसिस किया जाता है। और हमारे इंडिया में बहुत ही गिने चुने एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री में हैं, जिसमें से हमारे साथ आज शामिल हैं नेशनल सेक्रेटरी इब्जा के श्री सुरेंद्र मेहता जी,
साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपको जितने भी इंडस्ट्री के बिग प्रिंट मीडिया हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, लाइक न्यूज़ चैनल्स है, बिजनेस न्यूज़ हैं और अपने CNBC आवाज़ है, जी न्यूज़ है, तो आपको टाइम टू टाइम ये चैनल्स इंडस्ट्री के अनुभव के लिए, इंडस्ट्री के अपडेट्स के लिए और आपके विशेषज्ञता के लिए आपको आमंत्रित करती हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा और सभी व्यापारी भाइयों से, सभी सराफा व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि आपकी आज के विषय से संबंधित किसी प्रकार के शंका और सवाल हो तो कृपया कर आप अपने पास नोट कर लें। मेहता जी के सेशन के बाद हम एक ओपन मंच को यहाँ पर ओपन कर देंगे। आप अपने सवाल और अपनी शंकाएं रख सकते हैं, साथ ही साथ चैट बॉक्स में भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ते हुए इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर सुरेंद्र मेहता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। नमस्कार। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू पंकज फॉर दैट वार्म इंट्रोडक्शन। आपको तो पता ही है कि हमारे लिए परसों का दिन, जो 23 जुलाई का दिन था, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन इतिहास में लिखा जाएगा, जब एक साथ में कस्टम ड्यूटी को 9% घटा दिया गया। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूं कि 23 जुलाई के पहले जो सोने के ऊपर आयात शुल्क, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वो दो पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट था बेसिक ड्यूटी और दूसरा पार्ट था एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जिसको हम AIDC कहते हैं। तो जो बेसिक ड्यूटी थी वो 10% थी 23 जुलाई के पहले, और 23 जुलाई के पहले जो AIDC एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो था वो 5% था। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर 15% होता। 23 जुलाई को जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि सोने के ऊपर आयात के शुल्क को हम घटाकर 6% कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये 6% कहा तो आमतौर पर यह माना जाता है कि सिर्फ बेसिक ड्यूटी में ही कटौती होगी, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कटौती नहीं होगी। तो सबने ये सोचा कि 10% की जगह पे 6% ये बेसिक ड्यूटी हो गई और 5% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। तो जो पहला रिएक्शन आया वो सबने ये सोचा कि अब सोने पर आयात शुल्क 11% हो गया। लेकिन जब बजट खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जैसे ही बजट का डॉक्यूमेंट आया, बजट खत्म होने के बाद ही उसका डॉक्यूमेंट आता है, जब उन्होंने वो वेबसाइट पे डाला तो लोगों को ये समझ में आया कि ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि बेसिक ड्यूटी को 10 से 5% कर दिया गया और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को 5% से घटाकर 1% कर दिया गया। इसका मतलब टोटल ड्यूटी ही 6% कर दी। जो ड्यूटी पहले 15% थी उसको घटाकर सीधी 6% कर दी गई और मतलब 9% की ड्यूटी में कटौती की गई। अब आप लोगों को तो सभी को पता है कि ड्यूटी का कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मेरे ख्याल से भारत में बुलियन डीलर को छोड़ के लगभग, मेरी जो धारणा है, लगभग कोई भी ज्वेलर ड्यूटी का कैलकुलेशन जानता ही नहीं कि ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है। एनीवे, हम उस विषय पर जाना भी नहीं चाहते। ये ड्यूटी बजट के पहले 9,81,000 रुपए के आसपास थी पर किलो गोल्ड के ऊपर। तो यदि 9,81,000 15% ड्यूटी होती है तो 6% ड्यूटी कितनी हुई? उसमें 5,90,000 रुपया कम हो गया, मतलब 3,90,000 रुपया ही ड्यूटी बची। तो अब जो ड्यूटी है 9,81,000 की जगह 3,90,000 ड्यूटी है, मतलब 5,90,000 रुपया गोल्ड की ड्यूटी को कम कर दिया गया 1 किलो के ऊपर, मतलब 10 ग्राम पर 5,900 रुपया कम कर दिया गया। वैसे ये अंदेशा तो पहले से था, क्योंकि हम सभी ये मान के चल रहे थे कि 2% तो ड्यूटी कम होगी होगी इस बार, और ये इसलिए माना जा रहा था, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत पेंडिंग डिमांड थी कि भाई इसको आप बहुत ज्यादा ड्यूटी है इसलिए स्मगलिंग भी होता है, और जो अच्छे लोग हैं वो ज्वेलरी को बाय नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से इसको चेंज कर दिया गया
और हम लोग ये सब मान रहे थे कि 2% कम होगी, तो शायद थोड़ा सा, क्योंकि सरकार एक साथ में कभी इतना ड्यूटी कम करती नहीं। तो 2% का इफेक्ट तो पहले ही एमसीएक्स वगैरह एक्सचेंज के अंदर पहले ही आ चुका था, बजट के पहले ही। तो बाकी का जो 7% का इफेक्ट है वो बजट के बाद आया, और सोना एकदम धड़ाम से गिरा, और इसी प्रकार चांदी भी धड़ाम से गिरी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये ड्यूटी तो अब वाकई में 5,90,000 रुपए, 5,900 रुपए प्रति ग्राम सोने के ऊपर कम हो गई है। चांदी के ऊपर 1 किलो में ड्यूटी 7,600 रुपए कम हो गई। जिस तरह सोने पे 5,90,000 रुपए प्रति किलो कम हुई, चांदी पे 7,600 रुपया प्रति किलो ड्यूटी कम हुई। तो लोगों को समझ में आया कि हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक की वैल्यू भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो भी जो खरीदा हुआ स्टॉक है वो 15% ड्यूटी का है, और अब जब हम बेचने जाएंगे तो हमें इतना प्राइस नहीं आएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, दूसरा पक्ष भी हम देखें कि हमारा जो बिजनेस नहीं हो रहा था इतने समय तक, वो बिजनेस अब धीरे 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 बढ़ेगा। ग्राहक जो थे, जो घर में छुपे हुए थे, जो बाहर नहीं आ रहे थे सोने के इतने भारी दामों को देखते हुए, वो अब बाहर निकलेंगे और धंधे में इजाफा होगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने कल ही देखा कि जवेरी बाजार में लगभग हर रिटेल शोरूम में अच्छी खासी ग्राहकी थी, ग्राहक वापस दुकान की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये तो एक गोल्ड के अंदर ऐसा हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक था, और ऐसा ऐतिहासिक क्षण मैं भी इतने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। हमेशा जब ड्यूटी बढ़ती थी तो 1-2% बढ़ती थी, कभी 2.5% बढ़ी, लेकिन ड्यूटी को कम कर देना एकदम से 9%, ये ज्वेलर के लिए तो दिवाली के जैसा था कि ये दिवाली में जैसा होता है वैसा हो गया कि एक साथ में इतनी ड्यूटी कम हो गई। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ड्यूटी से टोटल राजस्व, अब सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का कम राजस्व मिलेगा। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का हिट, मतलब 40,000 करोड़ हमारी इंडस्ट्री के लिए किस तरह से छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये एक विषय है जिसके ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं वित्त मंत्री भी बयान देगी, कई फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो बयान देंगे कि ये क्यों कम किया गया। लेकिन उन्होंने जो बजट स्पीच दी, उस बजट स्पीच में उन्होंने कहा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो भारत में हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन लोगों का बढ़े, इसके लिए मैं ड्यूटी कम कर रही। कहने का मतलब उनका ये था कि इससे शायद ज्वेलरों का मुनाफा बढ़ेगा, ज्वेलर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और वो कुछ जो बुलियन से ज्वेलरी बनेगी तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन और अच्छा होगा, और उसकी वजह से ड्यूटी उन्होंने कम की। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आई ड्यूटी कम करने का वैल्यू एडिशन से क्या ताल्लुक होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वैल्यू एडिशन तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से खुद करता है, और जो वैल्यू एडिशन करता है उसके मुनाफे के ऊपर वो सरकार को इनकम टैक्स भी देता है और जीएसटी भी देता है। तो ये हुआ, और उसके बाद कल के दिन तो कुछ इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं आया। आज जब सुबह सुबह मार्केट खुला, आज 25 जुलाई को जब सुबह सुबह मार्केट खुला, तो लोगों ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी सोने के दाम गिर रहे हैं, और बहुत तेजी से गिरे। और ये दाम इतने तेजी से गिरे कि सोना भी धड़ाम से गिर के लगभग 68,000 के अंदर चला गया, बिना जीएसटी। तो ये बहुत ही और जो चांदी है वो लगभग 81,500 रुपए के आसपास आ गई बिना जीएसटी के। ये एमसीएक्स के मैं आपको आज सुबह के दाम बता रहा हूँ, लगभग ये दाम के ऊपर सुबह सुबह ट्रेड हो रहा था। तो एक तरफ तो ड्यूटी कम हुई, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरा। तो वही सोना जो लगभग हम 77,000, 78,000, 89,000 जीएसटी के साथ हमें मिल रहा था लगभग 1 महीना 1.5 महीने पहले, वही सोना आज हमको 71,000 रुपए के अंदर अंदर मिल रहा है।
तो 8,000 रुपया सोने के दामों में लगभग मैं कह सकता हूं कि कमी आई है, जिसमें 6,000 रुपया 5,900 रुपया ड्यूटी की वजह से आए और कुछ दाम गिरने की वजह से भी 2,000 रुपए की कटौती सोने के दामों में हुई है। ये बहुत ही अच्छा समय है रिटेलरों के लिए। यदि वो अपने भाव कटवाना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल ये प्राइस पे भाव कटवा देने चाहिए, मेरा ऐसा ही धारणा है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उनके पास आने वाला नहीं। और तुरंत अपना पेमेंट कर दें अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने होलसेलर को, और नया ऑर्डर भी अगर आप करना चाहें तो इस प्राइस में कर दें और नया माल भी जल्दी जल्दी ले ले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस और इस प्रकार की कटौती वाला प्राइस आपको शायद ही कभी मिले। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में थोड़ा सा प्राइस और गिरे, लेकिन 8,000 रुपया यदि आपको आज कम लग रहा है, जो आप हाईएस्ट प्राइस हमने देखा उससे 8,000 रुपया लगभग प्राइस कम मिल रहा है, तो लगभग आपको 10 से 12% का मुनाफा आज ही हो रहा है। तो आपको उतना पैसा कम चुकाना पड़ेगा आपके मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को। तो यदि आप रिटेलर हैं तो आप अपना भाव कटवाइए, पेमेंट कीजिए और नए माल का भी ऑर्डर कीजिए, और राह मत देखिए, आप किसी एग्जीबिशन की राह मत देखिए। आपको यदि माल चाहिए तो अभी मंगवा लीजिए। मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आप किसी एग्जीबिशन की किसी चीज की राह मत देखिए कि मैं एग्जीबिशन में जाऊंगा ऑर्डर दूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको आज ही ऑर्डर दे दीजिए और हो सके तो माल भी आज ही डिलीवरी करवा लीजिए, क्योंकि ये प्राइस आपको मिलेगा नहीं। हालांकि मैं कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन 8,000 से रुपया कम हो जाना सोने के भावों में 1 से 1.5 महीने के अंदर, ऐसा समय आने वाला नहीं है। और आप चांदी के प्राइस भी देखिए, चांदी हमने जीएसटी के साथ ऊपर में 87,000 तक जाती हुई देखी। आज लगभग जीएसटी के साथ आपको चांदी मेरे ख्याल से 83,500 84,000 में अगर मिल रही है, तो चांदी के दामों में भी आपको 13,000 रुपए का मुनाफा है। तो इससे बढ़िया समय किसी भी रिटेलर के लिए आने वाला नहीं है। यदि आप रिटेलर हैं तो कृपया अपने मैन्युफैक्चरर, अपने होलसेलर को भाव काटिए, पेमेंट कीजिए, नया माल का ऑर्डर दीजिए और नया माल भी एग्जीबिशन के पहले पहले मंगा लीजिए। आप एग्जीबिशन की राह मत देखिए, इससे बढ़िया मौका आपको मिलने वाला नहीं है। करेक्ट करेक्ट। शैलेंद्र जी, यस सर, मैंने जैसे थोड़ा सा नट शेल में तो समझा दिया जी जी कि मैं क्या हुआ किस या तरह। हाँ सर, जैसे कि हम 2 दिन से इस वेबिनार का प्रचार प्रसार कर रहे थे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई शंकाएं आई हैं इस विषय में। मैं दोबारा सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा, यदि आपके कोई सवाल हो तो कृपया कर आप अपने हैंड रेज कर दें, हम आपको अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे, आपके सवाल लेंगे जितना समय सीमा में हम सवाल ले पाएं। और दूसरा, आप अपने सवाल हमको चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में इतना जो कटौती हुई है उसकी किसी प्रकार की ये सोचा भी नहीं था हमने इंडस्ट्री में, और अचानक से गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाए, इसके पीछे इनकी क्या आपको मंशा समझ में आती है? क्योंकि कल आपका एक डेलीगेशन दिल्ली में राजनाथ सिंह जी से भी मिला और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी आपकी मीटिंग हुई है। जैसा आपने बताया कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि वैल्यू एडिशन के कारण हमने ये किया है, और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं विषय से हट के बात करना चाहूंगा कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है, तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य क्या बन रहा है सर आपके इसमें, ये जानना देखिए, चाहिए। ये तो एक विषय है ही है। हम्म ये तो एक विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम्म कि जब इंडस्ट्री ड्यूटी कट की मांग 2% या 4% कर रही है, 5% कर रही है, हम्म, सरकार हमें 9% दे रही है, जी तो सरकार क्यों दे रही है? इसके 2-3 कारण तो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे दिया है। जी। पहला कारण है वो ये होता है कि जो भारत सरकार का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो रिजर्व बहुत बढ़ गया है। करेक्ट। पहले क्या होता था, हम हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट की सरकार कहती थी कि हमारा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमारा इंपोर्ट का बिल ज्यादा है और एक्सपोर्ट से हमको कम पैसा आता है। करेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम्म, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ता जा रहा है। जी। तो ये एक कारण था कि सरकार ने ये किया।
दूसरा आपको पता ही होता है कि एक इलीगल ट्रेड चलता है जिसको हम हवाला ट्रेड कहते हैं, और जो कि पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अखबारों में न्यूज नहीं आती है। तो हवाला जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और ये डिफरेंस तभी बढ़ता है जब आपके जो अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर कोई गैप होता है। जी तो उस गैप को पूरा करने के लिए, उस गैप को खत्म करने के लिए, उस हवाला डिफरेंस को खत्म करने के लिए भी ये कदम उठाया गया होगा, ऐसा मेरी सोच है। जी करेक्ट। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो भी हमें समझना होगा कि सरकार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है हमेशा। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आप लोगों को तो पता ही है कि जो इब्जा के रेट होते हैं उसी पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यस तो उस गोल्ड रेट में 15%, जब वो जारी किए गए थे तो उसमें 15% ड्यूटी इंक्लूड थी। जी अगर सरकार ड्यूटी कम कर देती है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी कम कर दी, तो जो सरकार को सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा वो भी कम देने में आएगा। करेक्ट। सरकार को 1 लाख करोड़ रुपया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का चुकाना है, लेकिन अब ड्यूटी कम हो गई है तो सरकार को 1 लाख करोड़ की जगह सिर्फ 92,000 करोड़ ही चुकाना आएगा। करेक्ट। मतलब 8,000 करोड़ रुपया सरकार को उधर फायदा है। जी लेकिन सरकार ने नुकसान 40,000 करोड़ का किया है जी और मुनाफा सिर्फ 8,000 करोड़ हुआ है। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि ये इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। और आप जो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, और आपका शायद कहने का तात्पर्य है कि शायद जीएसटी के रेट बढ़ सकते हैं। देखिए, दिल तो नहीं कहता कि बढ़ सकते हैं, लेकिन दिमाग जरूर कहता है कि बढ़ सकते हैं। मेरा दिल तो नहीं कहता है जी कि सरकार इतना सख्त कदम उठाएगी कि 3% जीएसटी को 12% कर दे, लेकिन दिमाग तो ये कहता है कि सरकार ने इतना मुनाफा उस इंडस्ट्री को दिया जो इंडस्ट्री ऑयल के बाद में सबसे ज्यादा जिसका इंपोर्ट है। वो करेक्ट। इंडस्ट्री जिसके बारे में सरकार कभी भी खुश नहीं होती थी। वो इंडस्ट्री जो हमेशा कई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि ये सिन प्रोडक्ट है, मतलब इसकी हमें सोने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों हिंदुस्तान में सोना खरीद रहे हैं। करेक्ट। ये वो इंडस्ट्री है जिसके बारे में कई बार ये कहा गया है कि सोने का तो आयात ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जिस प्रकार से डॉलर के ऊपर एक तलवार से लटकती हुई नजर आ रही है, तो शायद सरकार चाहती है कि आप जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा सोना रखें, सोना खरीदे, ताकि ये जो वर्ल्ड, अगर पूरा पूरा जो वर्ल्ड है, यदि वो रिसेशन में जाता है तो सभी को पता है कि सोना जो है वही उनके काम आने वाला है, जिस प्रकार से कोविड में भी सोना ही काम आया था। जी तो शायद सरकार के कहीं ना कहीं ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोना खरीदे। और ये भी हो सकता है इसलिए भी कि सरकार ने सोने पे ड्यूटी घटाई, ताकि एक आम जनता जो सोने की पहुंच से बाहर थी वो भी सोना खरीद सके। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि आम जनता तो अभी भी काफी सोने की पहुंच से दूर है, जी कि हमने सोने को पिछले 5 साल में लगभग 2 गुना होते हुए देख लिया है। तो उनके लिए तो ये पहुंच बहुत दूर है। इसमें जरूर थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है, लेकिन ये रिलीफ बहुत ही उन गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही कम रिलीफ है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि, लेकिन मैं जैसे कि आपने कहा, मेरा दिल तो नहीं कहता कि ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन दिमाग कहता है, क्योंकि दिमाग मेरा सीए का दिमाग है और दिल मेरा ज्वेलरों के साथ है। जी मुझे ऐसा लगता है। यस सर। सर एक शंका और है कि जब भी ऐसे रेट्स में उतल उतल और ऐसे अप डाउन्स आते हैं हमारे मार्केट में, तो चाहे वो एंड कंज्यूमर हो या ज्वेलर्स हो, ये सोचते हैं कि ये अभी अस्थिरता का माहौल है, अभी बैलेंस नहीं है मार्केट, तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच की तक नीति अपनाई जाए, चाहे वो रिटेलर के उसमें हो या एंड कंज्यूमर में। तो इस विषय में आपकी क्या सलाह होगी सर इंडस्ट्री को? नहीं नहीं, आप अपना प्रश्न वापस रिपीट करेंगे थोड़ा सा? हाँ, मैं जब भी सर ऐसे पास्ट में गोल्ड रेट्स को लेके या गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेके कोई गोल्ड के रेट में बदलाव हुए हैं, चाहे वो B2C या B2B के स्तर पर, तो हमेशा एंड कंज्यूमर यही सोचता है कि अभी मार्केट अस्थिर है,
तो थोड़ी देर हम वेट एंड वॉच करें, क्योंकि हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देख रहे हैं जब से ये हॉलमार्किंग, गोल्ड हॉलमार्किंग और गवर्नमेंट के अन्य कंप्लाइंसेस आए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस अस्थिर हो रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। तो ऐसी परिस्थितियों में छोटे और मंझले रिटेलर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही जो इस समय ज्वेलर एंड कंज्यूमर आते हैं, तो ऐसी चीजों को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो एंड कंज्यूमर है वो तो जरूर आएगा आपकी जी दुकान। हाँ। वो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जी। जैसे मैंने कहा, 8,000 रुपये कम हो जाना, हम्म। 5,900 रुपये तो ड्यूटी की वजह से और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का दाम गिरने से हम्म। 7-8 हजार रुपये कम हो जाना, जो टॉप का प्राइस है उससे, ये जी। बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। कस्टमर जरूर आपके पास आएगा। जी हाँ। आप कस्टमर को कन्विंस कीजिए और उसे समझाइए कि सोना खरीदना ही उसके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है। मतलब जी हाँ। उसको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% सोना रखना चाहिए। जी हाँ। ये अमेरिका की जो स्थिति है, चाइना की जो स्थिति है, ये स्थितियां अच्छी नहीं है। हम्म। चाइना जो है, चाइना ने एक हफ्ते में 2 बार इंटरेस्ट रेट कट किया है। तो करेक्ट। इसका मतलब ये एक डेस्परेट डिसीजन है। हम्म। मतलब हताश भरा जो डिसीजन होता है ना, कि हम्म। आपको लगता है कि अरे मेरी कंट्री डूबने वाली है, तो आप 2 बार उसमें इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। जी हाँ। ये अच्छा सिग्नल नहीं है हम्म। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है। हम्म। अमेरिका में ऑलरेडी 36 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, हम्म। और वो डेट हर महीने बढ़ते ही जाता है, हर क्वार्टर हम्म। में बढ़ते ही जाता है। लगभग हम्म। 1-1.5 ट्रिलियन हर क्वार्टर में ये डेट बढ़ते जा रहा है। हम्म। ये डेट भी बढ़ता है, तो डॉलर का क्या होगा? क्योंकि हम्म। सबके पास पूरा जो वर्ल्ड चलता है वो डॉलर के ऊपर चलता है। एक हम्म। दूसरे डॉलर से आदान प्रदान करते हैं। करेक्ट। जब भी कोई ट्रेड करते हैं, जैसे हम भी सोना खरीदते हैं तो डॉलर में पेमेंट करते हैं। जी हाँ। कहीं ना कहीं मान लीजिए अमेरिका की स्थिति खराब होती है और डॉलर की वैल्यू खराब होती है, तो क्या होगा? ये भी एक हम्म। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम्म। इसीलिए सोना जो है वो इन सब के लिए एक हेज इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जी हाँ। सेफ हेवन एसेट जिसको बोलते हैं। मतलब कि हाँ। यदि आपको इन सब चीजों से बचना है, हम्म। आप सोना जरूर खरीद के अपने पास रखिए। तो हम्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मैं ये नहीं कहता कि 100 का 100% सोना कस्टमर को रखना चाहिए। उसे अपने पोर्टफोलियो में 15% तक सोना अवश्य रखना चाहिए। जी। जी। और बहुत सारी जो दूसरे देशों की सेंट्रल बैंकें हैं, वो सभी सोने को एक रिजर्व बनाती है। और वो हम्म। रिजर्व इसीलिए बनाती हैं हम्म। क्योंकि सोना जो है उसको एक कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतुलन देता है हम्म। कि मेरे पास इतना रिजर्व है। आपने बीच में पढ़ा भी होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जो सोना फॉरेन कंट्री में पड़ा था उनका, वो धीरे जी धीरे करके भारत में लेके आ रहे हैं। हाँ। तो जी। इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दूसरे देश में जो हमारा सोना पड़ा था, उन देशों हम्म। की स्थिति अच्छी नहीं है। आप हम्म। सभी को पता है क्या लंदन की स्थिति क्या है हम्म। आज, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका में चुनाव होने के बाद क्या होने जा रही है, सभी हम्म। को पता है। चाइना की स्थिति बहुत खराब है। हम्म। रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ। चाइना और ताइवान के बीच में एक टेंशन बना हुआ है। अमेरिका और चाइना और रशिया हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। जी हाँ। तो जो वर्ल्ड की स्थिति है वो स्थिति अच्छी नहीं है। जी। लेकिन भारत बहुत ही मैं ये कहूंगा कि यदि दूसरे देशों में मंदी आ भी गई, रिसेशन आ भी गया, हम्म। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने का दाम जरूर बढ़ेगा। जी हाँ। लेकिन जो दूसरे एसेट हैं जैसे इक्विटी मार्केट है या रियल एस्टेट मार्केट है, उसमें बहुत जबरदस्त गिरावट आएगी। अच्छा। तो ये सब कब होगा ये तो मैं कह नहीं सकता। हम्म। लेकिन शायद जो भारतीय सरकार है उनको ये समझ में आ रहा है। इसीलिए आप इसको इस तरह से जोड़ के देखें कि हमारे रिजर्व बैंक ने भी दूसरे देशों से सोना वापस लाया। वो ड्यूटी कम करके आपको भी एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप हम्म। सोना खरीद के अपने पास ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद के जी। रखें। मेरे जी। ख्याल से इन चीजों को हमें समझना होगा और कस्टमर को हमें इसी तरह से कन्विंस करना। करेक्ट। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सर, अब हम आपकी संस्था की तरफ चलेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि आज जो ये हमारा एक अचीवमेंट थी, हम इसको समझ के रखें। आपका डेलीगेशन डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल बैक टू बैक संस्थाओं के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग करता रहा। तो इस पूरे विषय में इफ्जा की क्या भूमिका रही है,
साथ ही साथ हमारे सारे व्यापारी गण ये भी जानना चाहेंगे कि इब्जा भी इंडस्ट्री के हित में क्या क्या काम कर रहा है। आपसे इंडस्ट्री के ज्वेलर्स भाई कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उसके प्रावधान हैं, ये सब जानकारी यदि आप प्लीज हमारे साथ इस मंच पर शेयर करें। देखिए, इब्जा जो है 105 साल पुरानी संस्था है, और 105 साल पुरानी संस्था में हम हमारी इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बुलियन इंडस्ट्री होती है, एक ज्वेलरी इंडस्ट्री होती है। अब बुलियन इंडस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग बहुत बड़ा काम होता है। किस तरह से क्या पॉलिसी बननी चाहिए, कैसे इंपोर्ट होना चाहिए, कौन सी माइन से इंपोर्ट होना चाहिए, कौन से रिफाइनर के पास आके इंपोर्ट होना चाहिए, उसके नॉर्म्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम शायद यहाँ पे बैठे हुए किसी भी ज्वेलर को ये पता भी नहीं होगा कि हम उस माइन से कभी सोना नहीं खरीद सकते हैं जिस माइन में यदि कोई चाइल्ड लेबर काम कर रहा है। करेक्ट। शायद यहाँ पे किसी भी ज्वेलर को ये बात पता नहीं होगी। आपको जस्ट मैं एक जानकारी देता हूँ। तंजानिया में एक व्यक्ति ने एलबीएमए के ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि तंजानिया की एक माइन में चाइल्ड लेबर काम कर रहा था। अच्छा। और उस माइन से जो गोल्ड की डस्ट थी वो कुछ रिफाइनरों को गई है। जी। तो एलबीएमए को भी इतना ध्यान रखना पड़ता है। और जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है, आईबीजे, ने भी इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। जी। हम हमारे देश में ऐसी कोई भी माइन से माल नहीं आने देंगे जिस माइन में चाइल्ड लेबर काम करता है, जो माइने इलीगल है, जिस माइन में पॉल्यूशन का ध्यान नहीं रखा गया है, जो माइन लेजिटिमेट बिजनेस नहीं करती, जो माइन ऑथेंटिक बिजनेस नहीं करती, और जो माइन्स विश्वसनीय नहीं है। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। इसके ऊपर हिंदुस्तान में सिर्फ आईबीजे ने साइन किया और किसी संस्था ने साइन नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, सारे ज्वेलर को, कि आपके पास जो सोना आता है, यदि आप उसको जेन्युइन सोर्स से खरीदते हैं, यदि आप उसको पक्का सोना को खरीदते हैं, जेन्युइन व्यक्ति से खरीदते हैं, जो जेन्युइन डीलर है उनसे खरीदते हैं, तो वो सोना बहुत ही ऑथेंटिक सोना है। मतलब वो आपको एकदम जो सोना आ रहा है वो कहीं भी गलत तरीके से भारत में लाया गया नहीं है। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। हम रोज रेट की डिक्लेरेशन करते हैं। इब्जा खुद जो गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, वो इब्जा की मदद से, या इब्जा का एक विजन था जिसको वजह से पहले ये होता था कि सोना सिर्फ आप बैंकों द्वारा प्राप्त कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हमने भारत का इतिहास बदल दिया है। अब आप सोना जो है डायरेक्टली एक्सचेंज के जरिए भी खरीद सकते हैं। उसमें कुछ नॉर्म्स हैं। आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स होने चाहिए, आपकी नेटवर्थ 25 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। ये भी हमारी वजह से हुआ है। इब्जा खुद गिफ्ट सिटी के अंदर एक बुलियन रिफाइनरी लगा रही है, जिसमें लगभग 160 करोड़ रुपए इब्जा खुद इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद जो सिल्वर के ईटीएफ थे, भारत में थे ही नहीं, तो ईटीएफ हमने शुरू कराए हैं भारत के अंदर। इब्जा रोज गोल्ड के रेट डिक्लेयर करती है। पिछले 94 सालों से गोल्ड के रेट डिक्लेयर करती है। उस गोल्ड के रेट पर ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू होता है, जो भारत सरकार इश्यू करती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। इब्जा जो गोल्ड रेट रोज देती है, उसी गोल्ड रेट के ऊपर या जो लोग ज्वेलरी बेचते हैं, उस ज्वेलरी के ऊपर जो लोन मिलता है, वो लोन भी इब्जा के रेट से ही बैंकों को और एनबीएफसी कंपनियों को देना पड़ता है। जो फाइनेंस कंपनियां उसी पे देती है। आपको ये बता दो, इब्जा के पास आज इंडस्ट्री में हाईएस्ट मेंबर है। वंडरफुल। हमारे पास 2 कैटेगरी की मेंबरशिप होती है। एक प्लेटिनम मेंबरशिप है, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया है, लेकिन मेरे पास वो ज्यादा मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है, जो लाइफ टाइम फीस है 1 लाख प्लस जीएसटी टैक्सेशन 1,18,000। अच्छा। और दूसरी जो मेंबरशिप है, जो छोटे ज्वेलरों के लिए हमने खास तौर पे रखी है, उसमें आपको सालाना मात्र 5,000 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने। वो आपको हर साल देने पड़ते हैं। इब्जा जो है, जो ज्वेलर पीएमएलए में रजिस्टर नहीं है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से नीचे है, वो यदि हमारे मेंबर बनते हैं तो इब्जा उनके लिए पीएमएलए का नोडल ऑफिसर अपॉइंट करती है। जैसे इब्जा की तरफ से
मैं खुद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ हूँ। जी तो यदि आप डायरेक्टली पीएमएलए में रजिस्टर नहीं होना चाहते हैं तो आप इब्जा के जरिए पीएमएलए में रजिस्टर हो सकते हैं। मतलब आपको जी सिर्फ इब्जा का मेंबर बनना है, आपको और जी कुछ नहीं करना है। जी तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं। हम इतने सारे सेमिनार करते हैं, हम इतने सारे वेबिनार करते हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है, हम किसी भी सेमिनार में और किसी भी वेबिनार में हम एक भी रुपया नहीं लेते किसी से। ग्रेट। तो ये एक हमारी खासियत है। हम्म हम ये कोशिश करते हैं कि हम्म इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा मिले। और हम्म, शैलेंद्र जी, हम आपके साथ भी जुड़ के बहुत सारा प्रोग्राम करना चाहते हैं। हमारी जी जी आपकी बातचीत शुरू है और हमने देखी आज ये प्रोग्राम हम कर भी रहे। तो ऐसी ऐसी तमाम चीजें हैं, मैं आपको लंबी लिस्ट गिना सकता हूँ। जी हम जी हम एक साल में 2 बार बुलियन की कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम हम्म बहुत जल्द एक ज्वेलरी की कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। जी हम एक हर महीने एक ज्वेलर ऑफ द मंथ अवार्ड उस व्यक्ति को देते हैं जो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करता है ग्रेट। इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के बाहर। हम हर साल 11 महिलाओं को अवार्ड देते हैं, उन हम्म महिलाओं को जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, कुछ इंडस्ट्री में जो अपनी एक पहचान बना चुकी है या पहचान बनाने के लगभग अंतिम कदम पर है, हम्म गोल्डन गर्ल अवार्ड के नाम से। हम्म बुलियन एंड ज्वेलरी अवार्ड देते हैं। जो हम्म, टॉप के बुलियन डीलर्स हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। जो जी टॉप के ज्वेलर्स हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, उनके उनका उनको हम अवार्ड देते हैं। हम इतने सारे वेबिनार सेमिनार करते हैं। और यदि आपको कोई भी सही इंफॉर्मेशन चाहिए, जी जैसे परसों बजट ही था, जी तो सही इंफॉर्मेशन सबसे पहले जी बिजनेस पे आके मैंने दी थी। जी हाँ। यस। ड्यूटी 11% नहीं, सिर्फ 6% ही है। जी वो हमने देखा, उसके बाद तुरंत एमसीएक्स में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला आपके और साथ। लगभग 12:50 पर मैंने ये अनाउंसमेंट जी बिजनेस पे कर दिया था। जी हाँ। तब तक सारे लोग कंफ्यूज थे। हम्म दूसरे मैं किसी एसोसिएशन की बात नहीं करना चाहता, हम्म, लेकिन दूसरे किसी एसोसिएशन को बिल्कुल इल्म भी नहीं था कि ये 11% नहीं, ये 6% हो गया है। करेक्ट है। ड्यूटी कितने रुपए कम हुई, इसका हम्म, कैलकुलेशन तो किसी को पता ही नहीं था। जी बिल्कुल। तो ऐसे, और अगर कोई भी न्यूज नहीं आती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो इब्जा सबसे पहले आपको बताती है। बिल्कुल। तो मैं एक बात और बता दूं, हम्म इब्जा वन नेशन वन रेट के सख्त खिलाफ है। देखिए, मैं हम्म आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूँ। हम्म यदि मेरे घर के पास में, मेरे हम्म घर के नुक्कड़ के ऊपर एक ज्वेलर है, जो हम्म छोटा सा ज्वेलर है, और हम्म मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा ज्वेलर भी है हम्म, जिसके बहुत चेन स्टोर हैं, बहुत सारे स्टोर हैं, जी। यदि दोनों में एक ही प्राइस होगा, हम्म, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा? मैं तो उस करेक्ट। बड़ी दुकान पे ही जाऊंगा। जी मैं हाँ। उस छोटे नुक्कड़ वाले ज्वेलर के पास जाऊंगा। जी हाँ। इसलिए हम वन नेशन वन रेट के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी। हर व्यक्ति को अपना रेट तय करने का अधिकार है, हम्म, और छोटा ज्वेलर है या बड़ा ज्वेलर है, वो अपना रेट खुद तय करे। वन नेशन वन रेट जो हमारे 2 लाख छोटे ज्वेलर भाई हैं उनको खत्म कर देगा। जी हम सब छोटे ज्वेलरों के साथ हैं। हम उनको कभी खत्म नहीं होने देंगे। सरकार भी उनको खत्म नहीं होने देना चाहती। इसीलिए हम वन नेशन वन रेट के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी जी। सर हमारे पास जो ग्रुप्स में और चैट बॉक्स में सवाल आए थे, तो लगभग 99% आपने अपने स्पीच में कवर अप कर लिए। हम एक दो सवाल यहाँ पर देख रहे हैं सर, थोड़ा सा हमारे आज के विषय से हटके हैं। जैसे कि जब शुरुआत में आज से 1 साल पहले कानून के अंतर्गत हॉलमार्किंग गोल्ड पर लागू हुआ था, और अब चर्चाएं चल रही हैं कि वो अब सिल्वर और फिर और आगे भी बढ़ रहा है, और फिर थोड़ा बहुत जो छूट था 40 लाख से नीचे, ये सब चीजों को लेके, तो गवर्नमेंट क्या फिर से कुछ ऐसा, आप क्योंकि आपका प्रतिनिधि मंडल बैक टू बैक आप दिल्ली में टीम से मिल रहे हैं, बीआईएस भवन में मीटिंग हो रही है आपकी, तो क्या मंशा लग रही है कि फिर ये एक कदम आगे जाके क्या पॉलिसीज ला रही है? क्या ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड इनके मन में कुछ शंका है क्या फिर से? और छोटे व्यापारी को कैसा टैकल करेंगे सर ये तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिल्वर हॉलमार्किंग की बात करूं, मुझे नहीं हम्म, लगता कि सिल्वर हॉलमार्किंग के लिए इंडस्ट्री भी तैयार है। जी मुझे नहीं लगता कि अभी तक सरकार भी तैयार है। तो ये तो सिर्फ एक टॉपिक छेड़ दिया गया है, क्योंकि आप सिल्वर में 45 रुपए चार्ज करेंगे कैसे? जिस जो चीज 70 लाख रुपए किलो है,
उस पे 45 रुपया, और जो 80,000 रुपए किलो है उस पे भी 45 रुपया, ये पॉसिबल नहीं। हम्म। सिल्वर में आप छोटी छोटे बिछुए होंगे, पायल होगी, जो हम्म। 500,000 रुपए की पायल होगी उस पे 45 रुपए हॉलमार्किंग कौन देगा, कैसे देगा। और हम्म। अभी तो गोल्ड को ही हम पूरे देश में कवर नहीं कर पा रहे, तो हम्म। सिल्वर की तो बात बहुत दूर है। मुझे हम्म। लगता है सिल्वर की जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग है वो हम्म। अभी तक यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 से 3 साल दूर है। इसलिए हम जी सिल्वर हॉलमार्किंग की बात करने में कोई मतलब नहीं। जी तो जी। 40 लाख के नीचे के ज्वेलर हैं, हम्म। उनमें सरकार उनको छूट देना चाहती है, लेकिन सरकार साथ में ये भी कहती है कि लेकिन आप बीआईएस का माल नहीं बेच सकते, हम्म। आप उस व्यक्ति से माल खरीद के नहीं बेच सकते जो जो हम्म। बीआईएस में रजिस्टर्ड है। हम्म। तो ये तो उस ज्वेलर को तय करना है, हमें उस छूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम्म। लगातार जारी रहे, हमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम्म। मेरे ख्याल से उससे उन्हीं का नुकसान होता है, क्योंकि जो हम्म। कस्टमर होता है वो हम्म। फिर बीआईएस ज्वेलर के पास चला जाएगा, वो उनके पास नहीं जाएगा, करेक्ट। क्योंकि उसके पास बीआईएस का माल ही नहीं मिलेगा, हम्म। वो हॉलमार्किंग वाला माल नहीं मिलेगा। तो मुझे करेक्ट। लगता है कि ये तो उन्हीं को तय करना है कि उन्हें हम्म। क्या करना है। हम्म। वैसे सरकार उसको वापस चेंज नहीं करने वाली है, वो 40 लाख वाला एग्जेम्पशन रखेगी, लेकिन सर 40 उनके छूट जब भी रखेगी। एजेंडे में देखो, ये एजेंडे में ये टॉपिक नहीं नहीं, वो ठीक रहता है। ही है। देखिए, सरकार को कोई भी चीज की समीक्षा बार बार करनी पड़ती है, और हम्म। वो करे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम्म। उस कभी कभी आपका भी ओपिनियन बदलता है। जैसे जी। मेरा ओपिनियन ये है कि हम्म। आप कितने साल तक 40 लाख के नीचे रहेंगे। आखिरकार यदि आप 40 लाख के नीचे रहेंगे तो आप अपना नुकसान भी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि करेक्ट। आपके पास हॉलमार्किंग का माल ही नहीं है। तो हम्म। आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, कस्टमर जी। तो धीरे धीरे हॉलमार्किंग वाली दुकानों पर ही जाएगा। हम्म। ये इसीलिए इसकी समीक्षा की जाती है। हम्म। लेकिन यदि वो लोग तैयार नहीं है तो सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना इप्जा को उसमें कोई दिक्कत है। जो और ये सब जो मुद्दे हैं सर, ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मंशा जो अन्य इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, और हमारे में भी ऑडिट ट्रेल की मंशा के तहत ये सब नहीं नहीं, ऐसा रेगुलेशन ऐसा ऐसा हम्म। मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा हम्म। मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, जो एक दूसरा मुद्दा है 9 कैरेट हॉलमार्किंग का, यस। 9 कैरेट हॉलमार्किंग इसलिए होनी चाहिए हम्म। कि सोने के दाम ही इतने बढ़ गए, हम्म। आपको आपके पास ग्राहक ही नहीं आएगा, तो आप हम्म। जिस तरह से 14 कैरेट का माल बेचते हैं, आप 9 कैरेट का भी बेचे, तो उसमें समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए, हम्म। वो अंडर जरूर कंसिडरेशन है। जी। और बुलियन पे हॉलमार्किंग आने वाली है, वो बहुत हम्म। जल्द आ जाएगी। बुलियन पे हॉलमार्किंग वो ग्रेट। लगभग अंतिम चरणों में है, हम्म। और वो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन बुलियन की हॉलमार्किंग से ज्यादा करके ज्वेलरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम्म। ज्वेलर को बुलियन खरीदना है बाहर से और बेचना है, तो वो हम्म। जब खरीदेंगे तो वो हॉलमार्क किया हुआ ही बुलियन जी। खरीद, तो जी। इसमें उनको कोई दिक्कत जी। नहीं। जी। जी। जैसा कि हमने आज का समय निर्धारित किया था आपके अनुसार 2:30 से 3:30 बजे तक का, तो हम अगले 10 मिनट के लिए ये मंच अपने सवालों के लिए ओपन करेंगे। आपके कोई भी सवाल हो तो आप अपना हैंड रेस कर दें या अपने चैट बॉक्स में लिख दें, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। अभी हमारे साथ अभी असम से सर नवीन जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, मैं आपकी डिवाइस को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल रखिएगा प्लीज। आप अपनी डिवाइस अनम्यूट करिए नवीन जी। हेलो। हाँ नवीन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, बैंक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स बीटीटी, ये क्या पॉसिबल है आने वाले भविष्य में? और भाई, ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर इसके क्या असर पड़ेगा अगर कभी नहीं लागू हुआ तो? कभी नहीं आएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके ओके, ये थैंक ये यू। सब ये सब ये पता नहीं कौन कौन बोल देता है। सर, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स कैसे आएगा? आप तो एक ट्रांजैक्शन 5 करोड़ का करते हैं, 50 लाख का करते हैं। एक नौकरी पेशा आदमी एक ट्रांजैक्शन 5,000 का करता है, 1,500 रुपए का करता है, तो वो भी सेम टैक्स दे, आप भी सेम टैक्स दे? ये संभव नहीं है। और कई बार एक बेटा अपने पिताजी को पैसे भेजता है, पिताजी अपने वाइफ को पैसे भेजते हैं, अपनी बेटी को पैसे भेजते हैं, तो उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन टैक्स लगे, ऐसी सरकार कभी चलेगी नहीं, और उसके सरकार की ऐसी कोई मंशा भी। जी। एक सवाल आया कि इब्जा में मेंबर बनने की क्या बेनिफिट है, जैसा कि सर ने अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, आप शायद लेट इसमें जुड़े। तो जैसा आपको जहाँ पर लिंक मिली वहाँ पर इब्जा के रिप्रेजेंटेटिव का कांटेक्ट नंबर है, आप कृपया कर उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ भी हमारे ऑफिस में भी फ़ोन करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और किसी प्रकार के कोई सवाल हो तो कृपया कर आप अपने
हैंड रेस करें। सर एक तमिलनाडु से एक ज्वेलर्स पूछ रहे हैं क्या रेट में और कमी आएगी क्या? देखिए, किसी भी एसोसिएशन का रेट को बताना कि कमी आएगी कि नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है और हम कोई भविष्य पढ़ भी नहीं सकते कि भविष्य में क्या होगा। आज की परिस्थितियों को देखकर, जैसे मैंने कहा कि मैंने रिपीट किया था उस वक्त भी, आपको जो ऊपर का प्राइस है उससे आपको लगभग सोना नीचे आज 8,000 रुपये कम में मिल रहा है। तो ये तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। और आप इतना बड़ा अगर बिजनेस करते हैं तो आपको 3% से 4% का प्राइस रिस्क आपका हमेशा रहेगा। तो आपको, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। आप शेयर मार्केट में भी करते हैं, आपको कोई कहता है कि भैया रिलायंस का शेयर बहुत अच्छा है, जब उसको ये कहता है कि बहुत अच्छा है तो वही सारा क्यों नहीं लेके बैठ जाता? क्यों? वो रिस्क तो हमेशा है। आपको वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी 2-3%, 5% नीचे जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को ये कहना कि ये इसके नीचे ये नहीं जाएगा या इसके ऊपर ही रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप इतिहास को देखिए, जैसे मैंने पहले भी समझाया, अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है, चाइना की स्थिति अच्छी नहीं है, रशिया और यूक्रेन आपस में है, इजराइल हमास आपस में लड़ रहे हैं, चाइना ताइवान के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, चाइना और अमेरिका की बनती नहीं है, ब्रिक्स नेशन जो उन्होंने एक अपना संगठन बनाया है और वो अपने अपने ट्रेड आपस में करते हैं और आपस की करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अच्छी नहीं है, और जो चीज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अच्छी नहीं होती है वो सोने के बाजार के लिए बहुत ही अच्छी होती एक सवाल और है सर, बिहार से हमारे पास अनिल जी पूछ रहे हैं कारीगरों का इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है कारीगरों पर इन है। सब परिस्थिति? किसको ये लेकर? ये जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे वो नहीं, ये कारीगरों को तो ज्यादा काम मिलेगा क्योंकि सोने का दाम कम हुआ है। तो जी कारीगर तो तैयार हो जाए, आपको बहुत ऑर्डर आने वाले हैं। वंडरफुल जी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं सभी लोगों को, आप किसी एग्जीबिशन की राह मत देखिए। हम्म। आपको भाव काटना है अभी काट लीजिए, हम्म आपको पेमेंट करना है अभी कर दीजिए, हम्म। आपको नया ऑर्डर देना है अभी दे दीजिए, नया माल लेना है वो भी एग्जीबिशन के पहले ले लीजिए। करेक्ट करेक्ट जी जी। और किसी भी प्रकार के कोई सवाल हो हम अगले 2 मिनट और वेट करेंगे और फिर मेहता जी की परमिशन से इस कार्यक्रम को आज यहीं पर हम फिर समाप्त करेंगे। सर हम देख रहे हैं लगभग सभी सवालों के और शंकाओं के आपने कवर अप कर ही दी है आज के प्रोग्राम के लिए। और बस हम लास्ट में समाप्ति की ओर जाते हुए और ये पूछना चाहेंगे कि आगे इब्जा के और आगे की क्या इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए और क्या उनकी योजनाएं हैं और इनसे जुड़ के और एक एंड कस्टमर कैसे क्या इसका फायदा ले सकता है। और हमको मालूम है कि कन्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके स्टेट लेवल के पूरी बॉडी ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो और क्या इससे जुड़ के आगे की क्या आपकी रणनीति है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स भाई इब्जा से जुड़ के अपना बेटरमेंट कर पाए, अपना आगे बढ़ पाए? देखिए, इब्जा के ऑफिस लगभग 29 स्टेट में इब्जा के ऑफिस है। ठीक ग्रेट। है। हम्म। हर स्टेट में हमारा एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हम्म। और वो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं कुछ भी काम हो। हम्म। जैसे मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल बताता हूँ। हम इब्जा से एक B2C स्कीम हम्म। चालू किए हुए हैं। ग्रेट। ये स्कीम क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति B2C कस्टमर है, हम्म। B2C कस्टमर यदि ज्वेलरी खरीदता है या बुलियन खरीदता है तो वो हमारी वेबसाइट पे आके बिल को अपलोड करे। हम उसके लिए रोज लकी ड्रॉ निकालते हैं। ग्रेट। हम रोज लकी ड्रॉ निकालते हैं, रोज हम उसमें चांदी के कॉइन इनाम में देते हैं। फिर उसको वीकली भी इनाम के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, मंथली हम 1 किलो चांदी इनाम में देते हैं।
तो इस सुविधा का आप लाभ उठाइए, क्योंकि आप खुद एज अ ज्वेलर आप ये सब नहीं कर सकते और इसका कोई चार्ज नहीं है। आप चाहे इब्जा से जुड़े हो, इब्जा से ना जुड़े हो, आपका कस्टमर इब्जा से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, आप आपके कस्टमर को बोलिए कि इब्जा की वेबसाइट पे जाके ibjab2c.com इस वेबसाइट पे जाके सिर्फ बिल को अपलोड कर दें, वो अपना अगर नाम टेलीफोन नंबर डाल दें, हम रोज लकी ड्रॉ निकालते हैं। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। दूसरे संगठनों की तरह यहाँ पे कोई पैसे का व्यवहार नहीं है। आपको बिना पैसे के हम लकी ड्रॉ इनाम देते हैं, आपके कस्टमर के वहां पे डायरेक्ट इनाम पहुंचता है। लेकिन उसे बिल अपलोड करना पड़ेगा। हमारे पास दिन में कई सौ बिल आते हैं, उसमें से हम लकी ड्रॉ निकालते हैं। सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और उसको इंटीमेट किया जाता है और हम उसका नाम वगैरह वेबसाइट पे डालते हैं। उसके बाद कई ज्वेलर हमें फोन भी करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप उसको 10 ग्राम का एक्स्ट्रा बेनिफिट चांदी का कॉइन नहीं दे सकते, आप उसको 100 ग्राम का चांदी का कॉइन नहीं दे सकते, आप उसको 1 किलो चांदी फ्री में नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं क्योंकि हम संस्था है। तो ये हमने एक मुहिम चलाई हुई है ताकि आप लोगों का सभी का व्यापार चले और आपको किसी को इसमें 1 रुपया देना नहीं। करेक्ट। एक दूसरी स्कीम है जो बड़े ज्वेलर्स के लिए है, जिसको हम इब्जा वेरीफाइड टैग कहते हैं। उसमें यदि आप एकदम विश्वसनीय बिजनेस करते हैं, लेजिटिमेट बिजनेस करते हैं और बहुत प्रामाणिक बिजनेस करते हैं और आपका बहुत बड़ा व्यापार है, तो आप इब्जा की तरफ से एक वेरीफाइड टैग प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट। और वो वेरीफाइड टैग के लिए आपको बहुत सारी डिटेल इब्जा के पास भेजनी पड़ती है। कठिन प्रक्रिया है ये वेरीफाइड टैग सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका बिजनेस एक मापदंड से बड़ा है। छोटे लोगों के लिए ये वेरीफाइड टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन छोटे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, आप ibjab2c.com हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपके कस्टमर को बोलिए आप बिल अपलोड कीजिए, वरना कस्टमर क्यों अपलोड करे, आप खुद ही बिल अपलोड कर दीजिए जब आप बेचते हैं तो, और कस्टमर का फोन नंबर उसमें डाल दीजिए, वो कस्टमर को हम इंटीमेट कर देंगे। तो ये पॉसिबल है। जी। हमारे साथ नागपुर से मनोज लोनावत जी भी हैं, इब्जा के नागपुर से रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपका हैंड रेस था, यदि आप सर अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिएगा। मनोज जी नागपुर से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गाइडेंस हमें हमेशा मिलता रहता है और हम हमेशा आपको बराबर फॉलो करते हैं। थोड़े मिसगाइडेंस इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों के द्वारा हमको छोटे ज्वेलर्स तक के पहुंचाए जाते हैं, बट उन सबसे भी निपटते हुए सब लोग ये समझ के और आपके गाइडेंस के साथ में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू मनोज जी। बस अगले 1-2 सवाल और लेंगे हम। आशीष सोनी जी, आप अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिएगा। आशीष सोनी जी। हाँ आशीष जी बोलिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी जैसे मैं कारीगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा कि आज व्यापारी के लिए बहुत से मापदंड है, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं। एक कारीगर के लिए क्या क्या वो भी कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन पा सकता है कि जैसे कोई कारीगर ईमानदार से काम कर रहा हो और मार्केट में, तो वो कुछ अब जैसे कि मैं किसी भी नए व्यक्ति के पास जाऊं, बोलूं मैं कारीगर हूं और मैं बहुत ही ना अच्छा काम करके देता हूं, मैं ईमानदार से काम करके देता हूं, तो उसके ऊपर मैं कुछ आपसे विचार विमर्श चाहूंगा। ऐसा कुछ हमारे लिए हो सकता है क्या? देखिए, कोई भी कारीगर हमारे पास भी रजिस्टर हो सकता है, बशर्ते कि वो जीएसटी होल्डर हो। हम बिना जीएसटी होल्डर को मेंबरशिप नहीं देते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग बहुत ही जल्द एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उसके एग्जीबिशन को लेकर हम एक नई मुहिम शुरू करने वाले हैं। तो वो आपको उसका जरूर बेनिफिट होगा और आपको बड़े बड़े स्टॉल में 2 लाख 5 लाख 20 लाख देने की जरूरत नहीं, शायद हम आपको ये 20,000 में ही दे दें। थैंक यू सो मच सर। एक हम लास्ट और एक सवाल लेंगे। ये फोरम सोनी जी डिवाइस का नाम है। प्लीज आप अपनी डिवाइस अनम्यूट करिएगा।
हाँ हेलो बोलिए सर, सर, बोलिए सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ हाँ सर, एक तो एग्जाम का एकदम धन्यवाद कि जल्दी से जल्दी सब लोग वो ज्वेलर्स को ये माहिती मिल गई कि भाई बजट में क्या ड्यूटी कम हुई है और क्या बाजार का मूवमेंट है, इसके हिसाब से सब संभल कर अपना काम कर सके। इसके लिए एग्जाम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहता सर से थोड़ा एक क्वेश्चन है कि जीएसटी के में बदलाव आने की कोई संभावना लग रही है अभी, ऐसा कुछ? दिल से नहीं लग रही, दिमाग से लग रही है। सर ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, इससे भी बड़ी। नहीं अभी देखिए, आदमी परेशान परेशान जो होता है वो दिमाग से ही होता है, दिल से नहीं होता है परेशान। लेकिन जब तक आए नहीं, जब तक ऐसा कुछ ना हो तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि मेरा देखने का कोई भी चीज का नजरिया अलग होता है और एक ज्वेलर का अलग होता है। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का हमें फायदा क्यों दिया। हाँ वही। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मेरा दिल तो कहता है कि जीएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मेरा दिमाग नहीं कहता है कि क्यों नहीं होगा। सर इसलिए हमें डर लग रहा है। नहीं, अब उसका तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर, आपके डर का मेरे पास कोई रास्ता नहीं। सर ये तो हाइट रहता है, वो तो ओपन में आ जाएगा जीएसटी, कस्टमर को समझाना आएगा। नहीं ठीक है, देखिए जो होगा उसको भी। मुझे नहीं लगता कि सरकार भी ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे इंडस्ट्री को भी नुकसान हो, कंज्यूमर को नुकसान हो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल और दिमाग की कहानी है। थैंक यू सर। शैलेंद्र जी, वी कैन जी, क्लोज दिस नाउ। यस श्योर सर, श्योर सर। बस इस कार्यक्रम को, वेबिनार को हम यही समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हों, हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप आज आपने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। और एक आप सबसे निवेदन है कि कृपया कर आप अपने जो कांटेक्ट नंबर हैं चैट बॉक्स में लिख दें, तो आगे के हमारे फिर से बैक टू बैक इवेंट्स आयोजित होने वाले, तो आपको जल्द से जल्द हम जानकारी दे देंगे। साथ ही साथ इब्जा और ज्वेलर साथी के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी आपको भेज दिए गए हैं। तो आगे के कार्यक्रम की जानकारी के लिए आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं सीए श्री सुरेंद्र मेहता जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप कल दिल्ली में थे और हमारे एक निवेदन पे आपने आज ये शॉर्ट पीरियड में अपना समय दिया। हम इसके आपके आभारी हैं। और हमेशा आपसे निवेदन रहेगा कि इस मंच पर आकर के आप समय समय पे इंडस्ट्री की अपडेट्स और सलाह देते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ और आज इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो